नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब। बोले, अगर कोई महाशक्ति हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के सैनिक सक्षम हैं, तैयार हैं और आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकवाद पर फिर घिरा पाकिस्तान। यूएनओ में भारत ने खोली आतंक के आका की पोल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगा ब्रेक, 270 सक्रिय आतंकियों पर पैनी नजर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब। बोले, अगर कोई महाशक्ति हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई महीनों से रिश्तों में तल्खी बनी हुई है और सीमा पर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ चीन ने अपने सैनिकों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, तो भारत भी ड्रैगन को उसी की भाषा में समझाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ 8 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। सिंह ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते और हम सभी की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहता हूं, यदि कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी किसी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता और उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और मित्रवत संबंध रखने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में 5वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर कहा, यह हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति और दोस्ताना संबंध चाहता है, क्योंकि यह हमारे खून और संस्कृति में है। चीन के साथ गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और धैर्य दिखाया है और यदि इसे बयां किया जा सके तो हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों को ढेर कर देने का असाधारण साहस दर्शाने वाले भारतीय जवानों की भी प्रशंसा की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी इस दौरान मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवाद पर फिर घिरा पाकिस्तान। यूएनओ में भारत ने खोली आतंक के आका की पोल। जी हां दोस्तों, जेल और सजा अगर मजाक बन जाए तो क्या होता है, वही होता है जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को 15 साल कैद की सजा सुनाई थी। पिछले हफ्ते ही 26/11 के गुनहगार लखवी को भी सजा सुनाई गई। इन दोनों को टेरर फंडिंग के मामले में ये सजा सुनाई गई है। क्या वाकई ये सजा सच है या पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है? इसे दिखावा ना कहें तो क्या कहें, दुनिया जानती है। सबको पता है कि एफटीएफ में अगर पाकिस्तान की गर्दन ना फंसी होती तो ना ये नौटंकी होती और ना ही इनकी गिरफ्तारी। ये सिलसिला आज का नहीं है। भारत ने बड़े स्तर पर पाकिस्तान के ढोंग को बेनकाब किया है। वो जो आतंक के आका है, वो जिनके दर से नफरत की नदी बहती है, वो जो अमन के दुश्मन है, सबसे पहले आतंक पर उनका ढोंग देखिए। गिरफ्तारी का खेल और फिर सजा, इसे दिखावा ना कहें तो क्या कहें, दुनिया जानती है। सबको पता है कि एफटीएफ में अगर पाकिस्तान की गर्दन ना फंसी होती तो ना ये नौटंकी होती और ना ही इसकी गिरफ्तारी। ये सिलसिला आज का नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान की यही कारस्तानी रही है। मगर अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान मॉडस ऑपरेंडी की कलई खोल कर रख दी है। सिर्फ आतंक के आका पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि उसके आका चीन की भी। विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इन दोनों देशों से साफ कर दिया है कि आतंक के मामले में नो इफ नो बट, फैसला होना चाहिए फटाफट। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, कैसे ये पड़ोसी मुल्क दुनिया की नजरों में आतंकवाद पर चोट करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा देता रहा है, और कैसे पाकिस्तान की हुकूमत भारत के खिलाफ आतंकियों की मदद करती रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने उसका कच्चा चिट्ठा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से खोला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, आतंकी गतिविधियों पर लगा ब्रेक, 270 सक्रिय आतंकियों पर पैनी नजर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की फिजा लगातार बदल रही है। पिछले साल धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को गहरा धक्का लगा है। इस बाबत जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में महज 270 आतंकवादी ही सक्रिय हैं, जो पिछले सालों की अपेक्षा बेहद कम है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, तो वहीं घुसपैठ और आमजनों की हत्या की घटनाओं में अभूतपूर्व कमी आई है।
जो राहत की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ही 100 से अधिक आतंकवाद विरोधी सफल अभियान चलाए गए, जिसमें लगभग 225 आतंकवादी ढेर किए गए। वहीं वर्तमान पर नजर दौड़ाया जाए तो कुल 270 आतंकवादियों में 205 कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में 2019 में 421 और 2020 में 300 आतंकी सक्रिय थे, जिसमें 2018 में 257 और 2019 में 160 आतंकी मारे गए। दिलबाग सिंह ने स्वीकार किया कि किश्तवाड़, डोडा और पुंछ सहित जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में आतंकी गतिविधि पर लिप्त पाए गए हैं, जिस पर पैनी नजर है। वहीं उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों को तब गहरा धक्का लगा जब आतंकियों के आका की सफाई करने में सफलता मिली, जिससे नए भर्ती पर एकदम से रोक लग गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, बोले पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार हैं टीएमसी के 41 एमएलए। जी हां दोस्तों, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दावा किया कि उनके पास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को समर्थन दे रहे ऐसे 41 विधायकों की सूची है जो पाला बदलकर भाजपा में आने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। इन चुनावों में विपक्षी भाजपा के सामने बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने की चुनौती है। विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने अपने गृहनगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा, मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन 41 विधायकों को भाजपा में ले लूं तो वहां बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा, हमने सोचा है कि अगर इनमें से किसी विधायक की छवि खराब है तो हम उसे भाजपा में नहीं लेंगे। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति चल रही है और घुसपैठिए बहुत आक्रामक रूप से भाजपा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वहां अवैध गतिविधियां चलाने का मौका नहीं मिलेगा, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों के बाजे बजा दिए हैं। विजयवर्गीय ने कहा, गलत गतिविधियों में शामिल लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, पर पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा भद्र समाज हमारे साथ है और हम अगले विधानसभा चुनावों में वहां निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी महासचिव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोविड-19 टीकाकरण का झूठा श्रेय लेना चाहती हैं। विजयवर्गीय ने कहा, देश भर में पहले चरण के दौरान 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, लेकिन बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि पश्चिम बंगाल में वे कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाने जा रहे हैं। बीजेपी महासचिव ने तंज किया, मोदी के इस टीके पर बनर्जी अपने मुहर लगाने की कोशिश कर रही है। इस स्थिति पर यह गाना फिट बैठता है, अपने देश का कपड़ा और मुहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पर्व के मौके पर जवान जुटे सुरक्षा में, पाकिस्तान को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बीते कई दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस बीच एक बार फिर से पड़ोसी देश ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया है। ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के देवगवार सेक्टर से सामने आया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के देवगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में गोलीबारी की है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। अभी हाल ही में उसने पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान द्वारा की गई इस गोलीबारी की घटना में शाहपुर सेक्टर का एक नागरिक घायल हो गया था। वहीं इससे पहले पाकिस्तान ने रविवार को नियंत्रण रेखा पर बालाकोट, किरनी और माल्टी सेक्टरों में बने सेना की चौकियों हमला किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सेना की चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाकर बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, भारत को दे सकता है सैन्य समर्थन, चीन हुआ नाराज। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें सामने आया है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन बढ़ाने चाहिए। हालांकि चीन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नाराज हो गया है। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि ये रिपोर्ट अमेरिका की पोल खोल रही है। इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका भारत का सहारा लेकर दक्षिण एशिया में अशांति फैलाना चाहता है। बीबीसी के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे इलाके में चीन अमेरिकी गठबंधन को कमजोर कर खुद बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की एक कथित गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक होने से हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा है कि उसने उस रिपोर्ट की कॉपी देखी है, जिसमें अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। खुलासे के मुताबिक
साल 2018 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने 10 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इंडो पैसिफिक इलाके में पिछले 3 सालों में चीन, भारत और उत्तर कोरिया के अलावा बाकी के देशों को लेकर रणनीति का जिक्र है। इस दस्तावेज में चीन को चिंता के तौर पर रेखांकित किया गया है। इसके बाद उत्तर कोरिया को भी इसी रूप में देखा गया है। दस्तावेज की रणनीति में इस बात पर जोर है कि चीन से मुकाबला करने के लिए इलाके के वैसे देशों से गठजोड़ करने की जरूरत है जो उदार अर्थव्यवस्था वाले हैं और अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के विस्तार को रोकने के लिए भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत भारत से चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित किया जा सकता है। रिपोर्ट में रूस के बारे में कहा गया है कि वो इस इलाके में हाशिए पर है। नी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने इसी से जुड़ा सवाल पूछा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाक को कड़ा संदेश, विदेश मंत्री और आर्मी चीफ ने सुनाई खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले सेना प्रमुख नरवणे भी भारत के खिलाफ दोनों देशों की जुगलबंदी पर निशाना साध चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सूर्य देव नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करें, पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू की दी बधाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, मकर संक्रांति पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। वहीं उन्होंने पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार तमिल संस्कृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सभी को विशेष रूप से मेरी तमिल बहनों और भाइयों को पोंगल की शुभकामनाएं। यह विशेष त्योहार तमिल संस्कृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। हमें अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता रहे। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने और आगे की भावना के लिए प्रेरित करता है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर्व का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है और इसे तमिलनाडु के अलावा देश के अन्य भागों श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर तथा अन्य कई स्थानों पर रहने वाले तमिलों द्वारा उत्साह से मनाया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। WHO ने दिखाया गलत मैप तो भारत ने जताई नाराजगी, लेटर लिख दो टूक कहा, नक्शे को तुरंत बदलो। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भारत के मैप को गलत दिखाने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली ने WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस से दो टूक कहा है कि वे वेबसाइट पर लगे भारत के मैप को नए मैप से तुरंत बदलें। भारत की ओर से WHO को भेजा गया पत्र 1 महीने में तीसरा है। इससे पहले 3 और 30 दिसंबर को WHO के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस को पत्र भेजा जा चुका है। इसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस डैशबोर्ड समेत वीडियोस और मैप भारत की वास्तविक सीमाओं को नहीं दर्शाते हैं। पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने टेड्रोस के सामने यह आपत्ति दर्ज करवाई है। हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उस पत्र को देखा है जिसे इंद्रमणि पांडे ने 8 जनवरी को टेड्रोस को भेजा था। इसमें वे लिखते हैं, मैं WHO के विभिन्न वेब पोर्टलों के नक्शे में भारत की सीमाओं को गलत दिखाने पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। इस संबंध में मैं WHO को भेजे गए हमारे पिछले मैसेजों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जो इसी तरह की गलतियों की ओर इशारा करते हैं। मैं एक बार फिर से WHO के विभिन्न वेब पोर्टलों से भारत की सीमाओं को गलत तरीके से दिखाने वाले नक्शे को तुरंत हटाने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं। WHO ने भारत के इस मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश से अलग दिखाया था। 5168 स्क्वायर किलोमीटर में फैली शक्सगाम वैली, जिसे 1963 में अवैध रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था, उसे चीन का हिस्सा दिखा गया। वहीं साल 1954 से चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र को हल्के नीले रंग की पट्टियों में दिखाया गया है। यह रंग उसी तरह का है जिसका इस्तेमाल चीनी क्षेत्र को बताने के लिए किया जाता है। बता दें कि भारत के गलत नक्शों को प्रकाशित करना भारतीय कानून के तहत अपराध है, जिसमें 6 महीने की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। साल 2016 में सरकार ने इस सजा को 7 साल तक की बढ़ाने और जजों को 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि इस प्रस्ताव का, जो कि 2016 में सरकार द्वारा प्रस्तावित एक भूस्थानिक सूचना कानून का हिस्सा था, सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया था। वहीं इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि WHO द्वारा कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए दिखाए जाने वाले भारत के इस गलत मैप का इस्तेमाल करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत सरकार WHO और इससे संबंधित अधिकारी से कांटेक्ट करेगी ताकि मैप को बदला जा सके। अधिकारी ने कहा कि उन्हें WHO प्रमुख पर भरोसा था, जिस पर अमेरिका ने चीन के पक्ष में कोरोना वायरस को लेकर खड़े होने का आरोप लगाया था। वे गलत मैप को ठीक करने के रास्ते में नहीं खड़े होंगे। बता दें कि पिछले साल अमेरिका के दबाव के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना
वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन के वुहान में अपनी एक एक्सपर्ट की टीम भेजने पर राजी हुआ था। इसके बाद 10 सदस्यीय टीम चीन में जाने में कामयाब हो सकी है। हालांकि वे अपने होटल से तभी बाहर निकल सकेंगे जब वे 2 हफ्तों का अपना क्वारंटाइन समय बिता लेंगे। हालांकि अभी भी कई देशों को आशंका है कि चीनी सरकार एक्सपर्ट टीम के सामने कई बाधाएं खड़ी कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 14 से 16 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे नेपाल के विदेश मंत्री। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 14 से 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान वे 6वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। इधर नेपाल में जारी आंतरिक सियासी उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को एक और जहां भारत के साथ संबंधों को बहुत अच्छा बताया, वहीं चीन को भी सख्त लहजे में संदेश दिया कि वह किसी और के आदेशों को नहीं मानता है। बीते कुछ समय से नेपाल की राजनीति में चीन की दखलंदाजी पर हुए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सख्त लहजे में कहा कि हमें अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं, हमें अपनी आज़ादी पसंद है, हम दूसरों के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपने मामलों पर निर्णय लेते हैं, हम बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। भारतीय चैनल के इस इंटरव्यू को द काठमांडू पोस्ट की वेबसाइट ने छापा है और शीर्षक रखा है, क्या ओली ने एक तीर से 2 शिकार किए। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि साल 2021 के एक ऐसा साल होगा जब हम यह ऐलान कर सकते हैं कि नेपाल और भारत के बीच कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों देशों के बीच ये रिश्ते इतने अच्छे हैं जितने पहले कभी नहीं रहे। इसके अलावा ओली ने सख्त लहजे में कहा कि काला पानी लिपुलेख ओलंपियाधुरा नेपाल के हैं और नेपाल और भारत के बीच यह एकमात्र छोटी समस्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन ने एलएसी से क्यों वापस बुलाए 10,000 जवान, जानिए इसके पीछे की पूरी वजह। जी हां दोस्तों, हांगकांग स्थित एक अंग्रेजी अखबार ने चीनी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीन ने भारत के साथ विवादित सीमा से 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है, क्योंकि ड्रैगन को लगता है कि ठंड के मौसम में आमना सामना होने की आशंका काफी कम है। अखबार के अनुसार सभी सैनिकों को सैन्य वाहनों से वापस बुलाया गया है ताकि भारतीय पक्ष देख सके और वेरीफाई कर सके। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो झिंजियांग और तिब्बत सैन्य क्षेत्रों की यूनिट से स्थायी रूप से सैनिकों को यहां तैनात किया गया था। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों के अनुसार भारतीय सेना ऐसे समय पर अलर्ट तक रहेगी जब तक कि पीएलए पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर यथास्थिति बहाल नहीं करती। उन्होंने आमने सामने वाली जगहों से भारतीय सैनिकों की वापसी की संभावनाओं को तब तक के लिए खारिज कर दिया जब तक डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन नहीं हो जाता। गौर करने वाली बात यह है कि पीएलए काराकोरम दर्रे से 94 किलोमीटर दूर जैदुल्ला या शहीदुल्ला गैरिसन में वार्षिक अभ्यास करती है। यह दर्रा दौलत बेगोल्डी से कुछ ही दूरी पर है। 19वीं शताब्दी में डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने रणनीतिक रूप से स्थित इस कस्बे तक के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। यह सैनशिली बैरक के रूप में जाना जाता है और लद्दाख और तारिम बेसिन के बीच कारवां मार्ग पर स्थित है। जैदुल्ला पर साल 2018 को छोड़कर हर साल पीएलए ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती रहती है। साल 2020 में एक डिवीजन प्लस पीएलए सैनिकों ने मार्च अक्टूबर 2020 तक 100 से 150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अभ्यास किया, जिसमें 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और 4 मोटराइज्ड डिवीजन शामिल थे। इस दौरान भारतीय सेना के साथ चीनी सेना का आमना सामना भी जारी था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि वे वापस चले गए हैं या नहीं। इसी तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज चुम्बी घाटी में सिक्किम सीमा पर फारेजोंग में भी होती रही है। हालांकि यह बताने के लिए सबूत है कि पीएलए के जवान कब्जा किए गए अक्साई चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बाद पिछले महीने वापस चले गए हैं। 320 से अधिक वाहन वापस चले गए और कुछ 40 से 45 अस्थायी शेल्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा होने के बाद निकाल लिया गया। चीनी न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यह तय मानकर चल रहा है कि दोनों पक्षों के लिए हिमालय में इस तरह के बेहद ठंडे मौसम में लड़ना असंभव है और इसलिए सैनिकों को आराम करने के लिए वापस बनाए गए उनके बैरकों में भेज दिया गया है। अखबार ने एक सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक के हवाले से यह भी कहा कि कथित चीनी कदम भारत को एक समान प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन भारतीय सेना को ऐसे माइंड गेम से सावधान रहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश कंपनी के भ्रष्टाचार वाले खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप, इमरान खान ने नवाज पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, एक ब्रिटिश कंपनी के नवाज शरीफ समेत अन्य विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार पर किए गए खुलासे को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच मौका भुनाते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, लगातार किए गए ट्वीट में इमरान ने पाकिस्तानी आवाम में इस मुद्दे पर साथ मांगा। बता दें कि इमरान खान के खिलाफ वहाँ की विपक्षी पार्टियां पूरे जोर शोर से
रैलियां कर रही हैं। इसमें उमड़ रही भारी भीड़ देखकर इमरान खान के होश उड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ब्रॉडशीट LAC के मालिक काबिह मौसावी ने कहा था कि उनकी कंपनी पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अन्य ने दबाव डाला था तथा उसके पास कुछ अन्य पाकिस्तानियों के धन शोधन के बारे में साक्ष्य है। मौसावी ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ ने अपनी विदेशी संपत्ति के खिलाफ जांच रोकने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि 2012 में खुद को शरीफ का भतीजा बताते हुए एक व्यक्ति ने इस संबंध में एक सौदे की पेशकश की थी। इमरान खान ने ट्वीट किया कि पनामा पेपर्स ने अब से पहले हमारे नेताओं के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को उजागर किया गया था। अब ब्रॉडशीट ने हमारे कुछ नेताओं के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बार फिर खुलासा किया है। ये खुलासे एक बड़े प्रकरण का महज एक छोटा सा हिस्सा भर है। हम हमारे पाकिस्तान के नेताओं के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और जांच रोकने वाले व्यक्ति के बारे में ब्रॉडशीट से पूर्ण पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता सत्ता में आते हैं और देश में लूट खसोट करते हैं। वे गलत तरीके से प्राप्त किए गए लाभ को विदेशों में छपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इसके बाद वे अपने राजनीतिक रसूख की आड़ में राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश हासिल करते हैं। इस तरह से वे लोग लूट खसोट की अपनी रकम को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा कि देश को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये नेता इन अंतर्राष्ट्रीय खुलासों पर खुद को पीड़ित पक्ष के तौर पर पेश अपना बचाव नहीं कर सकते। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।